कहते हैं किसी मंजिल की कहानी उसका सफ़र तय करने वाला ही बेहतर बता सकता है। और ये सफ़र तब और दिलचस्प हो जाता है जब उसे तय करने वाला बने बनाए रास्तों के बजाय लीक से हटकर अपने रास्तों से तय करता है, क्योंकि ऐसे साहसी लोग ही उस नायाब बुलंदी और शिखर को पाते हैं जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा और शिखर के सफ़र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज अमर उजाला की इस खास पेशकश में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं आईवीएफ इंडस्ट्री के जाना पहचाना नाम बन चुके डॉक्टर अजय मुर्डिया से। तो आइए सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। इनफर्टिलिटी से लेकर के आईवीएफ और डॉक्टर से जुड़े तमाम मुद्दों के लिए उनसे विस्तार से बात करेंगे। सर, अमर उजाला की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपने आपके बड़ा कीमती समय निकाला। इट्स बीन ऑलमोस्ट 45 ईयर्स, 45 साल के आसपास हो गए हैं जब पहला आईवीएफ बेबी दुनिया में आया, और उसके 10 साल बाद आपने यू स्टार्टेड वेंचरिंग इनटू दिस बिजनेस। किस तरह से शुरुआत किया आपने और कैसा ही सफ़र अभी तक रहा? और उस ज़माने में जब इंडिया में सेक्स एंड रिप्रोडक्शन पे बात करना हमेशा से एक सोशल टैबू रहा है, एक सोशल स्टिग्मा भी आप कह सकते हैं, इनफर्टिलिटी को माना जाता है, तो कितना आपको उस वक्त पे ये कितना रिस्कियर था और क्या आपके पीछे थॉट था कि इस बिजनेस में मुझे जाना है? एक्चुअली 1975 में मैंने एमबीबीएस की डिग्री हासिल की थी और उसके बाद 2-1 साल करीब मैं बॉम्बे हॉस्पिटल, जसलोक हॉस्पिटल में काम किया था। फिर 1976 में फादर ने कहा कि 76-7 की बात है, फादर ने कहा कि उदयपुर आ जाओ, और अकेला लड़का था मैं। और उस वक्त ऐसा हुआ करता था कि लड़के अपने माँ बाप की बात भी माना करते थे। तो मैं उदयपुर आ गया और उदयपुर आया, और जो मैंने फर्स्ट रिसर्च जो मेरा पब्लिश हुआ था वो किस्मत से लेंसेट में उसी इश्यू में पब्लिश हुआ जिसमें लुइस ब्राउन की जो स्टोरी, फर्स्ट लंदन से जो स्ट्रेप्टो और एडवर्ड्स ने जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा की थी, उसकी स्टोरी और हमारा रिसर्च दोनों एक साथ छपे थे। तो मेरा काफ़ी इंटरेस्ट टेस्ट ट्यूब बेबी में उस वक्त बढ़ गया था। उसके बाद लगभग 10 साल मेडिकल कॉलेज में हमने सर्विस की। मेरी रिसर्च और मेरी थीसिस का टॉपिक भी इनफर्टिलिटी पे ही था। और 1988 में हमने सोचा कि क्यों नहीं कुछ हमारा ही काम किया जाए। आदमी अपनी जांच कराना कभी बर्दाश्त नहीं करता था या सोच नहीं सकता था कि मेरे में भी खराबी हो सकती। और जब हम बताते उसको, भाई आपकी वाइफ ठीक है, आप जांच कराओ, तो वो जांच में अक्सर कतराते थे और दूसरी शादी कर ले या तीसरी शादी कर ले। और उसके बाद तीसरी शादी के बाद जब हम उनको कहते कि भैया आप तो अपनी जांच कराओ, और जांच कराते तो पता लगता था कि खराबी तो आदमी में। तो ये सिचुएशन राजस्थान और देश के अमूमन अधिकतर शहरों में, या आप कह सकते हैं कि सारे देश में यही सिचुएशन थी कि लोगों में जागरूकता की कमी। लोग अपने भाई से, अपने फादर से इस बीमारी के बारे में डिस्कस नहीं किया करते थे, और अमूमन नीम हकीम के पास पहले जाया करते थे। अब वो जो ट्रीटमेंट लिखते 2-4 साल उनके पास खराब करते, फिर अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाते, और जब आईवीएफ के लिए आते तो कम से कम 10-15 साल निकल चुके होते। तो जो सफलता उस वक्त पहले शुरुआत में मिल जाती, अब केस शायद और मुश्किल हो जाता है। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हम इस फील्ड में काम करें। तो बेसिकली तो मैं पैथोलॉजिस्ट हूँ, पर ये गायनेकोलॉजिस्ट का काम है, तो मैंने इसमें रिसर्च शुरू की और कोशिश की है कि कुछ प्रिंसिपल पे काम किया जाए। तो 1988 से हम लोगों ने काम किया। उसके बाद 2011 में, शायद मैं तो सबसे लास्ट में मैंने आईवीएफ इंडस्ट्री में एंटर किया होगा। 2011 में हम लोगों ने पहला सेंटर उदयपुर में शुरू किया। उस वक्त मेरे दोनों सन नितिज और क्षितिज, एक ने आईआईटी किया हुआ है, दूसरा गायनेकोलॉजिस्ट है, मेरा साथ दिया। 2014 तक आते आते हमारे यहाँ काफ़ी रश होने लग गया था, तो हमने दूसरा सेंटर पूना में शुरू किया।
पर उस वक्त हम लोगों ने कुछ प्रिंसिपल बनाए थे कि हम इन प्रिंसिपल्स पे काम करेंगे। हम ये चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकें। तो सबसे पहले यू कैन से 4 A's। सबसे पहला ए है अफोर्डेबिलिटी। उस वक्त क्या हुआ करता था कि IVF का जो खर्चा था वो 6-7 लाख रुपए आया करता था। हमने उसको कम करके 1 से 2 लाख रुपए के बीच में दे दिया। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तकनीक को अपनाने लगे। दूसरा था अफोर्डेबिलिटी के बाद सेकेंड है यू कैन से अवेयरनेस। लोगों को जागरूकता नहीं थी, समझते नहीं थे, आपस में डिस्कस नहीं करते थे। तो हम लोगों ने 2000 से ज़्यादा कैंप 700 से ज़्यादा सिटीज़ में और 22 से ज़्यादा स्टेट्स में फ्री अवेयरनेस कैंप लगाए। मैं खुद घुमा हूँ, सारा बिहार घुमा हूँ, सारा यूपी, झारखंड, उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, सब जा के लोगों को फ्री अवेयरनेस कैंप लगाए और कोशिश की कि उनको ये समझाने की कि जब तक साइंटिफिक तरीके से इलाज नहीं कराओगे तब तक बच्चा नहीं। और इस फील्ड में सबसे ज़्यादा जागरूकता करने की ज़रूरत है। तो मैंने आपको 2 बताया कि सबसे पहले अफोर्डेबिलिटी, सेकंड अवेयरनेस। तीसरा हमने सोचा कि सब जने उदयपुर नहीं आ पाएंगे, तो हमने सोचा क्यों ना हम उनके पास जाएं ताकि उनका जो खर्चा है उदयपुर आने का वो बच सके। तो हमने जगह जगह सेंटर करना शुरू किया और 2011 में जब हमने शुरू किया था तो 15 में मेरा सेकंड सेंटर था पूना में और आज हम लगभग 107 सेंटर शुरू कर चुके और ये प्रक्रिया चालू है और लगभग इस साल 20-25 सेंटर और खुल जाएंगे। चौथा जो था, मैंने आपको अफोर्डेबिलिटी बताया, मैंने आपको अवेयरनेस बताया, मैंने आपको एक्सेसिबिलिटी बताया और चौथा जो है वो एक्यूरेसी। आप कभी भी मार्केट में नहीं चल सकते हो जब तक आपकी सक्सेस रेट बहुत अच्छी कभी। एब्सोल्युटली। तो उस सक्सेस रेट पे हमने बहुत काम किया। वी हैव लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल और बहुत अच्छा हमारा ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ 250 से ज़्यादा इंडियन डॉक्टर्स और 50 से ज़्यादा फॉरेन डॉक्टर्स IVF की ट्रेनिंग ले चुके हैं। और इसके अलावा लेबोरेटरी पार्ट के लिए हम लोग एम्ब्रियोलॉजिस्ट को भी ट्रेन करते हैं। हमारे पास बहुत अच्छा, मैं वर्ड का तो नहीं पर इट इज़ वन ऑफ द वेरी गुड सेंटर इन एशिया जहाँ लोग आते हैं अपना ट्रेनिंग लेते हैं। तो वी कुड अचीव द सक्सेस रेट ऑफ मोर देन 75%। क्योंकि इस क्षेत्र में आपने सही मेंशन किया कि सक्सेस रेट ही डिफाइन करता है उस IVF को। तो आप अभी इंदिरा IVF का सक्सेस रेट क्या है और आप इसे वीज़ा-वी इंटरनेशनल आप किस तरह से देखते हैं और किस तरफ आपका जाने का लक्ष्य है? लगभग इंटरनेशनली जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हम लोग मीट कर रहे हैं उनको। और लास्ट ईयर जो हम लोगों ने किया था उसमें ओवरऑल सक्सेस रेट जो थी वो 75% प्लस। 75%। कोई सेंटर 85% दे रहा है, कोई क्या दे रहा है, पर 75%। और इस साल लगभग हम 35,000 के लगभग साइकिल हम लोग कर रहे हैं और उसमें 75% प्लस सक्सेस रेट आने की पूरी संभावना। तो एक 75% या 80% सक्सेस रेट को इस क्षेत्र के लिए एक अच्छी सक्सेस रेट माना जाए? बहुत अच्छी माना जाएगा बिकॉज जनरली 50-60% तक एवरेज सक्सेस रेट दूसरे अच्छे सेंटर जो होते हैं वो अचीव कर पाते हैं। और बाहर भी अगर विदेशों में भी अगर हम देखें अच्छे सेटअप में तो वो भी 65 से 70% के आसपास जो है सक्सेस रेट दे पाते हैं वो लोग। डॉक्टर साहब, ये जितने भी इंडियन इंडस्ट्रीज़ कह लें या फिर मॉडर्न एज में हम स्टार्टअप्स की बात सुनते हैं वो कहीं ना कहीं सब एक प्रॉब्लम सॉल्वर रहे हैं। आपने एक, चूँकि मैं कहूँ उस ज़माने के आप एंटरप्रेन्योर हुए और 80s में आपने ये सेंटर स्टैब्लिश किया। सो आपने उस टाइम पे उस प्रॉब्लम को असेस कर लिया था कि इट्स गोइंग टू बी वेरी लार्ज प्रॉब्लम इन इंडिया और वेरी बिग प्रॉब्लम इन इंडिया, और आपको एक मार्केट का भी पोटेंशियल लगा कि नहीं इस फील्ड में आना चाहिए मुझे और किस तरह से मैं मेरी भूमिका निभा सकता हूँ। आपके जहन में क्या था उस वक्त 80s में जब आपने शुरू किया? बहुत इंटरेस्टिंग बात होता था कि जब कभी बच्चे नहीं होते थे तो हर आदमी जो या कपल है वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाया करता था और बोलता था कि सब वाइफ और नेचुरली गायनेकोलॉजिस्ट उसकी सब टेस्टिंग वगैरह कर लेते थे। DNC करना है, टेस्ट ट्यूब टेस्ट करना है, वो सब कर लेते थे, पर कभी कोई हस्बैंड को तो टच नहीं करता। और हस्बैंड को बिना देखे इंजेक्शन या दवाई लिख दिया करते थे कि आप ये दवाई लेना। तो ये सिचुएशन उस वक्त थी
और जब मैंने जांच करने की प्रक्रिया शुरू की तो आपको विश्वास नहीं होगा कि खराबी तो थी आदमी में और इलाज जो है वो औरत का हो रहा था। और कुछ केसेस तो ऐसे भी मिले मेरे को जहाँ टेस्टिस ही अवेलेबल नहीं है और गायनेकोलॉजिस्ट ने इंजेक्शन लिख दिया कि ये दवाई लेना, ये इंजेक्शन लेना। और जब फिजिकली कोई एग्जामिन करता नहीं था, हस्बैंड को कोई एग्जामिन नहीं करता, तो मैंने सोचा कि अगर मैं हस्बैंड को एग्जामिन करूं या मेल इनफर्टिलिटी पे ज़्यादा ध्यान दूं तो मैं ज़्यादा सक्सेसफुल रहूँगा, क्योंकि फीमेल तो गायनेकोलॉजिस्ट कर लेती थी और मेल अगर मैं करूँगा तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग हमको इसके कारण सक्सेस रेट बहुत अच्छी है। तो किसी बात का हिच था कि मैं उस सोसाइटी या उस जगह पे शुरू करने जा रहा हूँ जहाँ ये टॉपिक या बात करना बड़ा सेंसिटिविटी अगर माना जाता है, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, बड़ा रिस्कियर हो सकता है इसमें वेंचर इन करना, ऐसा कुछ ख्याल था? हाँ, पर अवेयरनेस, मेरे को उम्मीद बहुत थी, विश्वास बहुत था, कॉन्फिडेंस बहुत था कि अगर मैं इस फील्ड में काम करूँगा तो मैं ज़रूर सफल होऊंगा। ये विश्वास और ये सोच बहुत कूट कूट कर अंदर तक भरी हुई थी कि आई कैन डू समथिंग फॉर द सोसाइटी एंड आई शुड डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। और आज मैं देखता हूँ, इतने साल हो गए मेरे को इनफर्टिलिटी का काम करते हुए, तो एक बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है कि आई हैव डन समथिंग फॉर द सोसाइटी। तो वो चीज़ आप मानते हैं कि जो 80s में सिनेरियो था इंडियन सोसाइटी का या एज ए होल आईवीएफ इंडस्ट्री का, वो अब काफ़ी उसमें पैराडाइम शिफ्ट आ गया है, और किस तरह से पॉजिटिव चेंजेस आए हैं और किस तरह के चेंजेस लाने की भी ज़रूरत है? 80s में और अभी में तो काफ़ी फ़र्क हो गया, बिकॉज काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी शुरू हुए हैं, पिक्चरें भी लोगों ने थोड़ी सी कोशिश की है कि ऐसी पिक्चरें बने जैसे मैं अभी डिस्कस कर रहा था आपको। जी जी। तो उस वक्त आपको एक किस्सा सुनाता हूँ कि जोधपुर का है, दोनों हस्बैंड जो थे वो भाई और दोनों वाइफ जो थी दोनों बहनें थी दो। जी। पर चूंकि जैसा था कि कोई बताता नहीं था, तो एक ने कहा कि मैं कश्मीर घूमने जा रहा हूँ और दूसरे कपल ने कहा कि मैं शिमला घूमने जा रहा हूँ, और किस्मत से दोनों यहाँ आके आपस में मिल गए। तो ऐसे ऐसे किस्से भी उस जमाने में हुआ करते थे, तब काफ़ी एम्ब्रेसिंग सिचुएशन हो जाती थी। पर अभी मैंने ये चेंजेस नोट किए हैं, कपल जो आता है वो काफ़ी खुले दिमाग से, औरतें भी अक्सर जो लेडीज़ है वो भी अपनी समस्या के बताती है और चाहती है कि उसका भी समाधान हो। आज थोड़ा सा ओपननेस है, पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, लोग बात कर रहे हैं, नए कपल्स बात कर रहे हैं इस बारे में। तो जिस तरह की अवेयरनेस की आप बात करना चाह रहे हैं, वो किस किस जगह को, किस सोसाइटी को या किस स्ट्राटा को आप कैटर करना चाहते हैं कि कहाँ अभी किस तरह की और अवेयरनेस पहुँचाने की ज़रूरत है? मैं तो ये चाहूँगा कि इनफर्टिलिटी का प्राइमरी स्कूल से तीसरी, चौथी या पाँचवीं क्लास से ही एक सब्जेक्ट होना चाहिए जहाँ लोगों को बताना चाहिए, जैसे भूगोल हो रहा है या ये हो रहा है, वैसे एक इनफर्टिलिटी भी आजकल ये समस्या गंभीर रूप धारण करती जा रही है। और मैं ये आपको बता रहा हूँ कि आज से कुछ साल बाद ये एक एपिडेमिक हो जाएगा। बड़ी बात आप बोल रहे हैं। आपको पता नहीं लगेगा कि ये कपल में परेशानी क्या हो रही है, और कपल वो, क्योंकि जब तक औरत के बच्चा नहीं हो जाता है तब तक वो कभी शांति से नहीं बैठ सकती। हर वक्त उसके दिमाग में यही चीज़ आती रहेगी कि मेरे को कब संतान होगी, या किसी ने बोला कि वहाँ जाने से देखो मेरे को संतान हुई, तो इमीडिएटली वो लोग कपल उधर जाने का प्रोग्राम बना लेते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम होने जा रही है अगर उसको सही तरीके से सरकार ने एड्रेस नहीं किया। बड़ी समस्या है इंडिया में कि लोगों के पास में मिथ्स बहुत हैं आज भी इसको लेकर, काफ़ी मिसकंसेप्शंस हैं। तो उनको हाउ वुड यू रेस्ट देम अश्योर्ड कि किस तरह से ट्रीटमेंट कराए, कैसे शुरुआत करें, वो लोग कैसे तैयार हों? लोगों के काफ़ी हिच रहते हैं कि भाई बहुत महंगा हो सकता है, बहुत पेनफुल हो सकता है, सोशल स्टिग्मा तो है ही, और लेकिन ये सब चीज़ें भी हैं। तो इन सब मिथ्स को आप किस तरह से एड्रेस करना चाहेंगे? हमने इसको बहुत सिंपल बना दिया था। मैं 2011 में जब मैंने शुरू किया था तो ऑस्ट्रेलिया से हम लोग क्लोज वर्किंग चेम्बर टेक्नोलॉजी लाए थे। आपने देखा होगा कि नॉर्मली जो अंडे और शुक्राणु का जो मिलन होता है जी, वो ट्यूब के अंदर होता है। राइट। वहाँ 5% CO2 होती है, ऑक्सीजन की थोड़ी कमी होती है, 37 डिग्री टेम्परेचर होता है, और उस वक्त अंडे और शुक्राणु दोनों को बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है, वो दोनों मिलके भ्रूण का निर्माण करते हैं। अब अगर हम अंडे और शुक्राणु, IVF में क्या करते हैं, अंडे और शुक्राणु दोनों को बाहर निकालते हैं, और बाहर निकाला तो यहाँ टेम्परेचर क्या है, मान लो 40 डिग्री है, या ठंड है तो 5 डिग्री है, तो उसमें अंडे को थर्मल शॉक लगता है, क्योंकि आइडियली तो वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो हम लोगों ने एक क्लोज वर्किंग चेम्बर टेक्नोलॉजी
इंपोर्ट की थी, जो आज मेरे सभी सेंटर में है, वहाँ अंडे और शुक्राणु दोनों का जो मिलन है और जो भ्रूण बनाते हैं वो कंट्रोल्ड कंडीशन में होता है, जहाँ लेस देन 5% ऑक्सीजन, 5% कार्बन डाइऑक्साइड और 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उससे हमारे को बहुत अच्छे भ्रूण मिलते हैं, और जब बहुत अच्छे भ्रूण मिलते हैं तो सफलता की संभावना जो है वो वैसे ही काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट जो था ये सबसे फर्स्ट था। और फिर आपने गुड न्यूज़ में देखा होगा जिसमें वो एक तो सरदार जी थे कि इनका स्पर्म उधर चला जाता है, उनका स्पर्म उधर चला जाता है। तो हमने सोचा ये तो एक बड़ा गलत मैसेज जाएगा कि आईवीएफ में स्पर्म चेंज हो जाता है, स्पर्म चेंज हो जाता है, राइट। तो उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने एक टेक्निक जो है, लेटेस्ट टेक्निक इंपोर्ट की, और जिसमें एक चिप होती है वो हम लगा देते हैं, ताकि क्या है कभी भी किसी का भी स्पर्म या दूसरे का अंडा आ गया तो वहाँ अलार्म बज जाता है, और अलार्म बजेगा तो रिजेक्ट कर देंगे वो उसको। तो इस तरह एक टेक्नोलॉजी हमारे सारे सेंटर्स पे है, जहाँ ये कभी भी किसी के अंडे और शुक्राणु आपस में मिक्स नहीं हो सकते। तो लोग अश्योर्ड हो सकते हैं कि उन्हीं का जो स्पर्म है, फीमेल का जो एग है वो उन्हीं के संतान है, वहाँ उन्हीं का संतान है, उन्हीं का स्पर्म है, ताकि कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं हो। और ये टेक्नोलॉजी हमारे सारे सभी सेंटर्स पे उपलब्ध है। तो जो आर्ट अपना जो असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स आप इस्तेमाल करते हैं, ये मतलब अगर विदेशों के मुकाबले मतलब उसी के मुकाबले उन्नत तकनीक है या फिर अभी और एड ऑन की ज़रूरत है? अमूमन भारत में जो टेक्नोलॉजी है वो विदेशों के कंपैरिजन में है, इसीलिए हम लोग उतनी सक्सेस प्राप्त भी कर सकते हैं। पर एडवांटेज और है यहाँ पे कि हम लोग उस चीज़ को काफ़ी सस्ता दे सकते हैं। अगर वहाँ $25,000 लगते हैं तो यहाँ हम 2.5 लाख रुपए में कर सकते हैं टेक्नोलॉजी। आप इंदिरा आईवीएफ को आप अभी मतलब आप लगभग चौथे दशक में आप एंटर कर जाएंगे, और शुरू में आपने डायग्नोस्टिक सेंटर शुरू किया, फिर आप ट्रीटमेंट पे आ गए, फिर आपने उसी ज़माने में आप बता रहे थे हमारे डिस्कशन में कि आपने उस ज़माने में स्पर्म फ्रीजिंग आपने टेक्नोलॉजीज़ और ये सब आप उस वक्त पे लेकर के आए। सो ये इतनी लंबी जर्नी में, और अभी आप आगे जो आपकी जर्नी होने वाली है, सो की फैक्टर्स क्या हैं कि पीपल शुड चूज़ इंदिरा आईवीएफ ओवर अदर्स? ऐसी क्या यूएसपी है इंदिरा आईवीएफ में कि लोगों को इसका रुख करना चाहिए, या फिर मतलब मुकाबले दूसरे ब्रांड्स के या फिर दूसरी तकनीक के? एक तो ये कि टेक्नोलॉजी में हम लोग काफ़ी आगे तक हैं, नए नए सॉफ्टवेयर हम लोगों ने डिज़ाइन किए हैं, और वो हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। ट्रेनिंग सेंटर्स जो हैं वो भी हमारा बहुत वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ बाहर से भी डॉक्टर आके ट्रेनिंग लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ये जो है वो एज देती है, प्लस जो रिगरस ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा चलता है, और जो आईवीएफ स्पेशलिस्ट हम लोग तैयार करते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, मेरे पास आज 250 से ज़्यादा आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं, और सब लगभग 35 साल की उम्र से कम होंगे। तो जो भी यंग हैं और कोशिश करते हैं कि हमको आईवीएफ सीखना है, उन गायनेकोलॉजिस्ट को हम लोग लेते हैं, 3-4 महीने की रिगरस ट्रेनिंग होती है, और फिर उसको हम उस सेंटर पे भेज देते हैं, और वो गायनेकोलॉजिस्ट वहाँ पर जाकर भी वही सक्सेस रेट देता है जो उदयपुर में देता है। तो ट्रेनिंग पार्ट हम लोग बहुत, तो ये थोड़ा से एजेस हैं जिससे दूसरे सेंटर से इंदिरा आईवीएफ बेहतर कंडीशन में। तो ये अभी एक सक्सेस स्टोरी है। अभी जो करंट सिनेरियो है सर पूरा आईवीएफ मार्केट का, आप इसे किस तरह से असेस कर सकते हैं कि अभी जैसे इंडिया में हम बात भी कर रहे थे कि करीब 2.5 से 3 लाख साइकिल्स एनुअली हो रहा है, आप करीब 30,000 साइकिल्स, 35,000 साइकिल्स को आप अंजाम दे रहे हैं। सो व्हाट आर इन टर्म्स ऑफ टारगेट्स, आप किस तरह से इसको यू आर आइंग फॉर, और क्या फीजिबिलिटी आप अपनी पाते हैं कि इसको किस तरह से ग्रोथ किया जाए? क्योंकि बेसिकली दिस मार्केट इज ग्रोइंग, पेशेंट्स आर कमिंग, दे आर सीकिंग हेल्प, और ये प्रॉब्लम भी बढ़ ही रही है। जैसे आपने देखा कि आजकल हमारा जो लाइफ स्टाइल है और जो खाने का है, पिज़्ज़ा खा रहे हैं हम लोग, तली हुई चीज़ें खा रहे हैं, देर से उठ रहे हैं, तो इससे क्या है कि ये जो प्रॉब्लम है, इंसिडेंस जो पहले था वो अब थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है। जो लगभग 10 से 12% था, आजकल 15% के करीब हो गया। और मैं जो पहले स्पर्म काउंट वगैरह देखता था तो 60 to 80 मिलियन हस्बैंड के स्पर्म काउंट होते थे, काफ़ी अच्छे होते थे, बच्चे होने में कोई दिक्कत नहीं होती। पर जैसे जैसे समय निकल रहा है, अब
स्पर्म काउंट कम होते जा रहे हैं और नॉर्मली आजकल 15-20 मिलियन के आसपास काउंट होता है और अगर उससे भी थोड़ा कम हो गया तो वो लोग संतान प्राप्ति करने में उनको बहुत तकलीफ हो सकती है। खुद WHO ने भी माना है कि काफ़ी जो है रिड्यूसिंग हुआ है स्पर्म काउंट्स में। स्पर्म काउंट में काफ़ी कमी आई है। और दूसरा जो है 1988 में इस प्रॉब्लम को सोच के मैंने स्पर्म बैंक की स्थापना की थी भारत में पहली बार। और उस वक्त आपने देखा होगा हमारा ये एरिया जो है यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ज़्यादातर लोग जो है दुबई में, सऊदी अरब में वहाँ काम करते हैं, 3 साल वहाँ नौकरी करेंगे और उसके बाद 3 महीने के लिए इंडिया आते हैं और फिर वापस 3 महीने बाद फिर 3 साल के लिए चले जाते हैं। तो इनकी जो वाइफ है वो बड़ी स्ट्रेस में रहती थी कि डॉक्टर साहब ये 3 महीने जो आए हैं अगर इसमें बच्चा नहीं हुआ तो फिर 3 साल की गई। तो हम लोग क्या करते हैं, इनके स्पर्म प्रिजर्व कर लेते हैं और हस्बैंड भले दुबई चला जाए उनके स्पर्म से हम लोग वाइफ को इंजेक्ट करके और फर्टिलाइजेशन करा सकते हैं। तो आपने कभी कभी सुना भी होगा कि आदमी दुबई में बैठा है और बच्चा यहाँ हो गया। 2-3 टर्मिनोलॉजीज़ हैं सर। आपने बताया कि जिस ज़माने में आपने शुरू किया तो उस वक्त पे तो हमारे यहाँ पे लिटरेसी रेट और कम रहा होगा और अगर इस टेस्ट ट्यूब बेबी या IVF की पूरी इस इंडस्ट्री की बात करें तो 2-3 टर्मिनोलॉजीज़ बहुत प्रिवेलिंग हैं जो लोग सुनते आए हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF, सैरोगेसी एक टर्म है और एग फ्रीजिंग एक टर्म आजकल एगोस्पर्म। ये सब टेक्नोलॉजीज़ या फिर सब जो पद्धतियाँ आप इनको थोड़ा पाठकों के लिए, दर्शकों के लिए थोड़ा समझा सकें कि किस किस तरह से डिफ्रेंशिएटेड हैं, क्या फ़र्क है इनमें, कोई लोग जो ऑप्ट करना चाह रहे हैं इन चॉइसेस को वो क्या किस तरह से जा सकते हैं, अगर आप एक एक करके समझा सकें। IVF सबसे पहले हिंदी में इसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, लेमैन लैंग्वेज में। बहुत सिंपल है। इसमें औरत के शरीर से अंडा बाहर निकाल लेते हैं, आदमी के स्पर्म ले लेते हैं वीर्य से और इन दोनों को मिला के बाहर ही एक भ्रूण तैयार करते हैं और वो भ्रूण 5 दिन बाद वापस औरत के यूट्रस में रख सकते हैं। ये सिंपल IVF प्रक्रिया है। बहुत कोई तकलीफ हो या बहुत कोई दिक्कत हो उसको, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सिंपल प्रक्रिया है। और ये जो मिथ है कि IVF में हमारे को दर्द होगा, तकलीफ होगी, ये सब मैं बातों को बताना चाहता हूँ कि इस प्रक्रिया में कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं होती और अब तो लाखों लोग इस प्रक्रिया के लिए जाते हैं, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है आपको। तो ये IVF हो गया। दूसरा आपने बताया था कि एग फ्रीजिंग या सरोगेसी। अब सरोगेसी के बारे में एक बात और बताना चाहता हूँ कि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आप किसी को भी ये नहीं कह सकते हो कि तुम्हारा बच्चा नहीं है। अगर किसी के स्पर्म कम है तो वो डोनर के स्पर्म लेके और बच्चा पैदा कर सकता है। किसी के एग खराब हो गए तो किसी दूसरे के एग लेके और किसी और औरत के एग लेके और बच्चा पैदा कर सकती है औरत। और अगर किसी का यूट्रस ही खराब हो गया तो वो किसी और का यूट्रस लेके भी बच्चा पैदा कर सकती है। तो जब किसी और का यूट्रस लेते हैं तो इसको सरोगेसी कहते हैं, क्योंकि स्पर्म और अंडे ये तो उस कपल के ही हैं। राइट। पैदा जो बच्चा कर रहा है वो घर उसका काम में ले रहे हैं और 9 महीने बाद वो वापस सरोगेट मदर जो है उनको बच्चा वापस सौंप देती है और उनका ही बच्चा, जेनेटिकली उनका ही बच्चा। और एग फ्रीजिंग और स्पर्म फ्रीजिंग, और एग फ्रीजिंग और स्पर्म फ्रीजिंग में बहुत ऐसा कुछ नहीं है, बस सिर्फ एजुकेशन की कमी है। तो एग फ्रीजिंग मैंने जैसा पहले बताया था आपको कि हर लेडीज़ को, और ये हम लोग गर्ल्स कॉलेज हैं या बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे इन्फोसिस है या नवरत्ना कंपनीज है, यहाँ जा जा के भी हमारे डॉक्टर्स अब लेक्चर लेके उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या एडवांटेजेस हैं इस एग फ्रीजिंग के। तो अब लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और इंडिया में भी अब लोग एग अपने फ्रीज करा रहे हैं या स्पर्म फ्रीज करा रहे हैं। उनको अपनी ये एहसास हो गया है कि ये चीज़ें भी कितनी यूज़फुल हो सकती है लाइफ में परेशानी होने पे, तो ये लोग भी कर रहे हैं। आपने अभी मिथ्स और मिसकंसेप्शन को लेके बात किया। एक पॉइंट मुझसे जो छूटा वो ये था कि काफ़ी जगह पे अभी भी ये मिथ और मिसकंसेप्शन है लोगों में कि आप अगर इस IVF के थ्रू जाते हैं, सरोगेसी के थ्रू जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे में बर्थ से ही कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जन्म दोष हो सकता है, मल्टीपल बर्थ हो सकते हैं, प्रीमैच्योर बेबी हो सकता है। ये इस तरह के अप्रीहेंशंस को आप किस तरह से एड्रेस करेंगे, या सिर्फ ये मिथ्स हैं या फिर ये संभव है, और संभव है तो किस स्थिति में, असंभव है तो किस स्थिति में नहीं है? जैसे नॉर्मली होता है वैसे टेस्ट ट्यूब बेबी का भी चलता है।
जैसे उधर एबॉर्शन हो सकता है तो इधर भी एबॉर्शन हो सकता ऑलराइट। है। तो जो इंसिडेंस उधर होता है अमूमन वो इंसिडेंस आईवीएफ में भी होता है। और मेरा तो ऐसा एक्सपीरियंस है कि आज तक हम लोगों ने 1 लाख सक्सेसफुल आईवीएफ केसेस कर दिए हैं। और मेरा ये ऐसा अनुभव है कि जो आईवीएफ बेबीज़ होते हैं दे आर मोर शार्प, दे आर मोर इंटेलिजेंट। और जब ये लोग बच्चे ले लेके आते हैं तो मैं सिर्फ एक चीज़ ऑब्ज़र्व करता हूँ, तो हर कपल जो है वो बहुत खुश होता है कि नहीं बच्चा बहुत चंचल है, स्कूल में भी बहुत फर्स्ट आता है हमारा। तो अमूमन ये चीज़ें सुनने को मिलती है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि नॉर्मली से बच्चे जो आईवीएफ बेबीज़ हैं सम और हाउ दे आर मोर इंटेलिजेंट, मोर एजाइल। और ऐसा देखा नहीं। ऐसी कोई बॉन्ड डिसऑर्डर जैसी कोई बात नहीं है? नहीं ऐसा Birth डिसऑर्डर जो चीज़ें उधर हो सकती वो चीज़ें इधर भी हो सकती। ओके। कभी डिफेक्टिव बच्चा उधर भी पैदा हो सकता है तो वो इधर भी हो सकता है। तो इसलिए नहीं कि आईवीएफ किया है इसलिए डिफेक्टिव बच्चा पैदा हुआ, इट इज़ नॉट लाइक। एक इनफर्टिलिटी को लेकर के आपने पॉइंट शेयर किया कि लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज हुआ है, एक लेट मैरिज जैसे एक बड़ा रीज़न है, आपने बताया उस चीज़ को लेकर के। एक पीसीओडी भी इसमें एक बड़ा रीज़न अभी एड ऑन, मतलब काफ़ी ग्रोइंग फैक्टर देखने को मिल रहा है सर, मीडिया के थ्रू या फिर आप डॉक्टर्स के थ्रू। तो जो काफ़ी महिलाएं इससे बहुत अर्ली एजेस में अभी इस तरह के केसेस आने लगे हैं। तो इस इशू को किस तरह से औरतों को, महिलाओं को, या फिर जो अर्ली एज में टीन एज में लड़कियां हैं उनको एड्रेस करना चाहिए? और अगर किसी लड़की को, किसी महिला को अगर पहली दफ़ा पीसीओडी का पता लगता है तो उसको किस तरह से एहतियात बरतने चाहिए या फिर क्या तैयारी करनी चाहिए उसको? पीसीओडी एक समस्या है जो काफ़ी गंभीर रूप ले चुकी है, यूँ आप कह सकते हैं। और स्पेशली नॉर्थ इंडिया में जो पंजाब मैं आपको स्पेसिफिकली बता सकता हूँ, जहाँ हम लोगों को ये जो इंसिडेंस है पीसीओडी का ये बहुत ज़्यादा है। इसमें लड़कियों का वज़न बढ़ जाता है, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, बाल घने हो जाते हैं, तो काफ़ी समस्या होती है। पर अमूमन इनको जो होता है वो प्रॉब्लम आती है कब, ट्रीटमेंट के लिए जब आती हैं, जब वो बच्चे के लिए ट्राई करती हैं और उनके बच्चे नहीं होते। पर मेरा ऐसा कहना है कि पीसीओडी के लिए नॉर्मली आप 1-2 साल शादी के बाद ट्राई कर लो। अगर नहीं हो रहा है तो उसके बाद आईवीएफ इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर पीसीओडी केसेस। और लोगों को उसके लिए जाना चाहिए। पहले ऐसा होता था कि लोग बस नॉर्मली नीम हकीम के पास जा रहे हैं, और हमारे पास आते थे तब 10-15 साल हो चुके होते थे। पर अब इतना हरेसमेंट और इतना टॉर्चर झेलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके 2 साल में बच्चे नहीं हो रहे हैं तो आप ये उन्नत जो तकनीक है आईवीएफ उसके लिए आपको जाना चाहिए। ये ऐसा मेरा सबसे अनुभव है। और आपने जो इसमें कुछ लाइफस्टाइल की भी बातें ऐड ऑन की, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पीसीओडी के जो पेशेंट्स हैं वो कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करके इससे निजात पा सकते हैं? हाँ, लाइफ स्टाइल डिजीज़ हैं। तो अगर लाइफ स्टाइल में आप सुबह घूमना शुरू करो, कम घी तेल का खाना शुरू करो, तो आपको ये चीज़ें होगी नहीं। तो कितनी गंभीर आप इसको मानते हैं? क्योंकि आप मैथमेटिकल फिगर्स में देखें तो सबके अपने अपने आकलन हैं। सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है। कोई बताता है कि 30 मिलियन कपल्स आर सफरिंग फ्रॉम दिस। कुछ डॉक्टर्स है वो बोलते हैं 10-15%, कुछ एम्स के डॉक्टर का कुछ अनुमान है कि 10-15% के आसपास में हो सकता है इंडिया में पॉपुलेशन इनफर्टाइल हो चुकी हो। तो कितनी बड़ी ये समस्या बन चुकी है? आपने अभी पहले मेंशन किया एक सवाल के जवाब में कि ये एक एपिडेमिक का रूप ले चुका है धीरे धीरे। तो इसको किस तरह से इसी लेवल पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है? क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा लार्ज पॉपुलेशन का कंट्री है। तो आप किस तरह से भविष्य देखते हैं और इसको अभी कैसे टेम डाउन किया जा सकता है? भारत सरकार को जैसे दूसरी डिजीज़ को सीरियसली लेते हैं ये लोग और प्रोग्राम बनाते हैं उसको इरेडिकेट करने के लिए, वैसे हमने भी एक भारत छोड़ो अभियान चलाया था, निसंतानता भारत छोड़ो अभियान। तो मैं ये चाह रहा था कि सरकार को भी ये चीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए कि कोई निसंतान नहीं रहे। उसके लिए क्या क्या, तो अलग अलग सेंटर्स खोलने चाहिए, डॉक्टर्स को ट्रेन करना चाहिए। और ये सब्जेक्ट जो है, आपने देखा होगा कि मेडिकल कॉलेजेस में अभी आईवीएफ की कोई ट्रेनिंग नहीं होती। एब्सोल्युटली। जितने भी हैं सबको, आपको ज़्यादातर जो है आईवीएफ प्राइवेट सेक्टर में ही। तो उन लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए कि मेडिकल कॉलेज में उनको पढ़ाए।
और एक जब मैं गो थ्रू कर रहा था तो काफ़ी बड़ा टॉपिक मेरे ध्यान में आया सर कि इस चीज़ को, समस्या को एड्रेस करने के लिए उतने डॉक्टर्स भी नहीं हैं अभी इंडिया में, जो स्पेशली गायनेकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन आईवीएफ की टेक्नोलॉजी पे आने वाले डॉक्टर्स नहीं हैं। आप एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं काफ़ी, और मतलब इसी इंडस्ट्री में और बड़े नाम भी हैं और आ रहे हैं साथ में। तो क्या उस डिमांड को, इस आईवीएफ इंडस्ट्री में डिमांड को कैटर करने के लिए डॉक्टर हैं, और अगर नहीं है तो किस तरह से इसकी पूर्ति या फिर इसको एड्रेस किया जा सकता है? हाँ, आईवीएफ एक तो ये कि थोड़ा सा कॉस्ट अगर कम हो जाए तो काफ़ी लोगों को राहत मिलेगी और वो इस इलाज के लिए जा पाएंगे। दूसरा, अगर इंश्योरेंस वो भी इसको डिजीज़ में शामिल कर ले। अभी क्या है, इंश्योरेंस से इनफर्टिलिटी के इलाज का पैसा नहीं मिलता। ओके। तो लोग ज़्यादा जो उसके लिए जा नहीं पाते। पर अगर इंश्योरेंस में ये एक डिजीज़ की तरह शामिल कर लिया जाए और इसका भी अगर रिएम्बर्समेंट हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके लिए जाएंगे। सरकारी लेवल पे जैसा मैंने आपको बताया कि क्यूरिकुलम में उनको यूज़ करना चाहिए। मेडिकल का जो पढ़ाई होती है उसमें आईवीएफ टॉपिक रखा जाए और मेडिकल कॉलेज में या हॉस्पिटल में आईवीएफ के सेंटर खोला जाए, अवेयरनेस बढ़ाई जाए, लोगों को समझाया जाए। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम लोग कर लेते हैं तो इससे इस गंभीर समस्या का बड़ी आसानी से समाधान हो सकता है। एक बड़ा मुद्दा आपने उठाया कि इंश्योरेंस कंपनीज को इसको कैटर करना चाहिए, क्योंकि यू आर सेइंग, बीइंग अ विजनरी लीडर इन दिस, पायनियर इन दिस फील्ड, कि ये एक एपिडेमिक बन चुका है और धीरे धीरे बनता जा रहा है और स्वरूप ले सकता है एपिडेमिक का भविष्य में। तो ये किस तरह से संभव है कि सरकार को अपने स्तर पे किस तरह से प्रयास करने चाहिए कि इसको रिएम्बर्समेंट एक इंश्योरेंस में लाया जाए, ताकि इसका पूरा जो सिनेरियो है वो अफोर्डेबिलिटी पे डिपेंड ज़्यादा करता है। तो वो उसको बनाने के लिए सरकार को क्या भी पहल करनी चाहिए और इंश्योरेंस कंपनीज को, मतलब चाहे एडा पहल कर या किस तरह से आप अपने सरकार को इंश्योरेंस कंपनीज को बोलना चाहिए कि इस डिजीज़ को भी इसमें शामिल किया जाए। आपको लगता है कि काफ़ी लोग अभी इसी वजह से इसका ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं क्योंकि वो इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं है या अफोर्डेबिलिटी नहीं है? या डेफिनेटली कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इतना। मैं आपको एक स्विट्ज़रलैंड का किस्सा सुना था। मैं स्विट्ज़रलैंड गया था, तो ये बाहर के कंट्रीज़ में आईवीएफ ट्रीटमेंट बहुत महंगा है और पता नहीं क्यों स्विट्ज़रलैंड में भी शायद इंश्योर्ड नहीं, इंश्योरेंस में कवर नहीं है वहाँ पे। Okay. तो हमारी जो रिसेप्शनिस्ट थी, मैं ऐसे ही पूछ रहा था कि तुम्हारे बच्चे हैं कि नहीं, बच्चे नहीं हैं। तो मैंने कहा तुम लोग जांच क्यों नहीं करा देते? तो जांच कराओ, क्या खराबी है पता लगेगा। तो बोलती मैं जांच भी नहीं करा सकती बिकॉज आई कैन नॉट अफोर्ड दैट ट्रीटमेंट ऑल्सो। मैं जांच करा सकूँ, ट्रीटमेंट तो बहुत दूर की बात है। तो जब इतना कॉस्ट है, वहाँ पे भी नहीं जांच करा सकते हैं, तो कुछ तो किसी को आगे आना पड़ेगा। सरकार अपने स्तर पे आगे आए या इंश्योरेंस कंपनी आए ताकि इन लोगों को भी कुछ राहत मिल सके। और इंदिरा आईवीएफ पर्सनली आप बताएं तो ये अफोर्डेबिलिटी को लेकर के आपके किस तरह से प्रयास हैं, या फिर आगे आप इसको और कैन यू गेट इट डाउन टू, मतलब और इसको कम किया जा सकता है इसको, या फिर ये प्राइस रहेगा, मतलब 1.5 से 2 लाख रुपए अमूमन खर्चा आएगा ही आएगा? अमूमन 1.5 से 2 लाख रुपए खर्चा आएगा। अगर इससे कम कोशिश की जाएगी तो उसमें फिर कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्वालिटी ऑफ ड्रग्स पे, क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट पे। तो मैं ये चाहता हूँ कि नहीं, अच्छी कंपनियाँ अच्छी ड्रग्स यूज़ करें जो यूएस में करते हैं, ताकि अच्छी क्वालिटी के एग्स बने, अच्छे भ्रूण बने और सक्सेस रेट बहुत अच्छी। एक सर, आपने इतने लंबे टाइम से आप पेशेंट्स को मॉनिटर कर रहे हैं और आप खुद ट्रीटमेंट करते आ रहे हैं, क्या आपने अर्बन और रूरल में भी कोई डिवाइड पाया? किस तरह के पेशेंट्स ज़्यादा आते हैं, किस तरह के पेशेंट्स किस कैटेगरी के ज़्यादा आते हैं? इस तरह का कोई इंडिया में डिवाइड आपको नज़र आता है कि ये इट इज़ जस्ट अ मेट्रोपॉलिटन प्रॉब्लम और इट हैज़ गॉन टू रूरल और डीप? नहीं, ये प्रॉब्लम सबकी है, गरीब की भी है, अमीर की भी है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपने इनफर्टिलिटी को लेकर के, आईवीएफ को लेकर के बात की, महिलाओं से जुड़े मुद्दों पे बात की। मैं पर्सनल आपके ब्रांड इंदिरा आईवीएफ पे थोड़ा और जानकारी चाह रहा था दर्शकों के लिहाज से। 2011 में आपने डायग्नोस्टिक शुरू किया और आपने ट्रीटमेंट शुरू किए। डायग्नोस्टिक आप बहुत पहले शुरू कर चुके थे 80s में। 2015 में आपके 2 सेंटर्स थे और आज आप 100+ सेंटर्स पे स्टैंड करते हैं। तो इतनी फास्ट ग्रोथ, क्या इसके पीछे रीज़न है? और अब इससे आगे व्हाट्स नेक्स्ट? आप आगे क्या देखते हैं, किस तरह का माइलस्टोन आप स्टैब्लिश करना चाहते हैं? किसी भी बिजनेस को अगर अपन शुरू करें तो बहुत ज़रूरी है कि हम एक बहुत अच्छी टीम का गठन करें और एक अच्छी टीम ही एक अच्छे अंजाम तक पहुंच सकती है। तो मैंने ये कोशिश की कि बहुत अच्छी टीम बनो
और ये जो आप 5-6 साल का देख रहे हैं, ये उसकी अथक प्रयास का नतीजा है कि हम लोग 107 सेंटर लगभग हो चुके हैं, वहाँ तक हम लोग पहुँच पाए। और कोशिश ये रहती है हमारी कि अच्छा काम हो, ट्रांसपेरेंट हो, इथिकल हो, और लोगों को इस बात पे विश्वास हो जाए और वो निडर होके इंदिरा IVF, मेरा तो ऐसा मानना है और मेरा ऐसा सपना भी है कि मैं हर इंडिया के डिस्ट्रिक्ट में एक IVF सेंटर खोलूं, ताकि लोगों को जो आने और जाने का पैसा लगता है वो भी कम कर सकें और कम से कम दामों में हम लोग ये सुविधा दे सकें। ये ऐसा मेरा हर वक्त प्रयास रहता है। अभी रिसेंटली हमने एक बड़ा माइलस्टोन एस्टैब्लिश किया। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इंदिरा IVF ने 1 लाख सक्सेसफुल स्टोरीज कंप्लीट किया। सो इसे लेकर के अब आगे नेक्स्ट क्या टारगेट्स हैं और क्या माइलस्टोन आप इसमें एस्टैब्लिश करना चाहते हैं? ऐसा जब शुरू किया था तो कभी सोचा नहीं था कि 100 हॉस्पिटल खोल लेंगे या 1 लाख सक्सेसफुल IVF केसेस कर देंगे, पर सब लोगों की, सब डॉक्टर्स की मेहनत का और सब सेंटर्स की अथक लगन और कोशिश का नतीजा है कि हम लोग इस माइलस्टोन को अचीव कर पाएँ। अब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है इससे, क्योंकि अब लोग हमसे काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट करने लगे हैं। तो मैं अपने स्टाफ को भी बताता हूँ कि अब आपको बहुत ट्रांसपेरेंटली काम करना पड़ेगा, बहुत ऑनेस्टली काम करना पड़ेगा, बहुत इथिकली काम करना पड़ेगा, और आपको एक समाज में एक स्टैंडर्ड बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि अब आपसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं लोगों। तो ये 1 लाख होना बहुत अच्छी बात है, पर इसके साथ हमारे साथ जो जिम्मेदारी आई है उसके लिए भी हम लोग अपने स्टाफ को ट्रेंड कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि हम लोग किस स्टैंडर्ड, और आज शायद वर्ल्ड की सबसे बड़ी चेन है ये, जो 106 सेंटर और 1 लाख सक्सेसफुल IVF केसेस मेरे ख्याल से किसी चेन ने नहीं किए होंगे। आपने 2 शब्द यूज़ किए, उम्मीदें और विश्व, वर्ल्ड। तो अब क्या देश के बाद में आप दुनिया की उम्मीदें भी पूरे करने जाएंगे? हाँ, सोच तो रहे हैं। इस साल 2-3 सेक्टर्स हम लोग और शुरू करने वाले हैं। एक तो पैथोलॉजी जो है, इंदिरा पैथोलॉजी लैब, इसका पहला सेंटर जो है हम लोग लखनऊ में शीघ्र ही शुरू करने वाले हैं। इस माह के अंत तक शुरू हो जाएगा, और उसके बाद कोशिश करेंगे कि अगले 2 सालों में 100 सेंटर खोलने की योजना है। दूसरा, हम लोग फार्मेसी की जो ड्रग की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, उसमें भी हम लोग कोशिश करेंगे कि हम उसको सस्ती करें, तो एक कंपनी वो भी खोलने की सोच रहे हैं। तीसरा, इंटरनेशनल, जैसा आप कह रहे हैं कि बाहर भी जाने का इरादा है क्या, तो हम लोग इस साल जो है वो आपको बताऊं मैं कि ढाका और नेपाल में लगभग 5-6 सेंटर हम लोग खोलने की शुरुआत कर देंगे वैसे इस साल, और नेचुरली आगे जो प्लान है वो US और यूरोप में भी जाके और उन लोगों को भी सस्ती सुविधा उपलब्ध कराएं जो मिडिल और लोअर क्लास ग्रुप है, वहाँ पे भी वो लोग IVF करा चुके हैं। क्योंकि संतान सबका एक सपना होता है, भले वो इंडिया का हो, वो भले बाहर का हो, उसको उतनी ही चाहत होगी जो इंडियन कपल को होती है, जैसे बाहर वालों को भी उतनी चाहत होती है। तो हम सोच रहे हैं कि हम समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, देश के लिए और विदेशों में भी ये सुविधा उन लोगों को दे सकें। आपने बताया कि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, आप टीम को उस तरह से आप उनको कंडीशन करते हैं कि तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ में चैलेंजेस भी आते हैं। तो आप किस तरह के चैलेंजेस, अपकमिंग चैलेंजेस इंदिरा IVF देख रहे हैं, और पर्सनली आप किस तरह के चैलेंजेस देख रहे हैं इस इंडस्ट्री में और पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन के फ्रंट पे लेकर के? चैलेंजेस है, बट देन चैलेंजेस को पार करने के लिए हम लोगों ने टेक्नोलॉजी पे बहुत काम किया है। IT सेक्टर पे हम लोगों ने काफ़ी स्पेंड किया है, और जो टीम है अच्छे लोगों को हम लेके आ रहे हैं, ताकि इसको कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर हम लोग बना सकें, ताकि कल कोई हम में से कोई नहीं हो तो भी यही सुविधा कंपनी चलती रहे और यही सुविधा आगे भी लोगों को मिलती रहे, ऐसा मेरा प्रयास है। और जो भी चैलेंजेस आते हैं, टीम हमारी बहुत अच्छी है, उसको कोशिश करते हैं कि हम लोग उसको ठीक कर सकें उसको, और आगे भी कुछ चैलेंजेस ऐसे आए तो सोचेंगे कि कैसे ओवरकम किया जाए। एक बहुत अच्छा किस्सा आपको सुनाता हूँ मैं।
कि जब गुड न्यूज़ का आया था जी। तो उसमें ये था कि साहब स्पर्म चेंज हो जाते हैं, तो हमारे दिमाग में बड़ा टेंशन हो गया था कि लोग क्या सोचेंगे कि आईवीएफ इंडस्ट्री और हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री, कि आईवीएफ इंडस्ट्री में तो ये स्पर्म चेंज हो जाते हैं। आपने देखा होगा वो सरदार जी के स्पर्म उधर चले गए और वो लड़का वैसा हो गया। तो उसको काउंटरएक्ट करने के लिए हम लोगों ने एक एडवर्टाइजमेंट तैयार किया था, जिसमें उन लोगों से हमने कहलवाया था कि आईवीएफ में इस सेंटर पर स्पर्म और अंडे कभी चेंज नहीं हो सकते। वो आपने भी शायद देखा होगा, वो काफ़ी पॉपुलर भी हुआ था। पर कोई भी अगर चैलेंज आता है तो हमारी टीम उस पर काम करती है और कोशिश ये करती है कि ये जो इंडस्ट्री है इसका कोई नुकसान नहीं हो और ये आगे से आगे बढ़ती रहे। और जब ये आगे से आगे बढ़ेगी तभी जो है अल्टीमेटली जो पेशेंट या है उनको फ़ायदा होगा इस चीज़ का। अब तो करीब 33-34 साल पहले 5,000 से सफ़र शुरू किया और आज आप 1,000 करोड़ पे खड़े हैं। तो बाय द एंड ऑफ दिस डेकेड 2030 व्हाट फिगर डू यू एक्सपेक्ट? मतलब एक कोई फिगर आपके जहन में है या कोई उसको एक अचीव करने का आपने इंदिरा आईवीएफ ने टारगेट रखा है, ऐसा कुछ है जहन में? या जैसे 80s में शुरू किया था आईवीएफ में नेचुरली टारगेट तो हर कंपनी रखती है, तो हमने भी रखा है। अगर 25% का टारगेट होता है ग्रोथ का हर साल का, तो हम लोग उसको, क्योंकि देश भर में 20% की ग्रोथ है मतलब इस सेक्टर तो में, हम लोगों ने इसके 25% हम लोगों ने टारगेट रखा है। और 2023 में जी ये कंपनी आईपीओ जाने का भी प्लान कर रही है। ओके, तो आप मतलब फुल फ्लेजेडली स्टॉक मार्केट में भी जाएंगे। और तो शायद ये आईवीएफ इंडस्ट्री की पहली कंपनी होगी जो इस तरह के आईपीओ में आएगी, या भारत में ये पहली कंपनी होगी शायद जो आईपीओ के लिए आएगी। मैं पर्सनल फ्रंट पे पूछना चाहूँगा सर कि ऐसा क्या पैशन है जो आपको ड्राइव करता है जब बात करते हैं इस इनफर्टिलिटी को लेके, आईवीएफ को लेके? सो स्पीक योर हार्ट आउट ऑफ इट, मतलब आप उसमें बहुत डीपली इन्वॉल्व्ड हैं, आप उसकी इंटीग्रिटीज में हैं, आप उस पेशे को जीते आए हैं। तो व्हाट इज़ द पैशन, मतलब क्या ड्राइविंग फोर्स क्या है आपकी? ये मेरा पैशन है और आपको मैं बताऊं, मैं सोता भी ये देखो, उठता भी इसी को सोचता हूँ, खाता भी आईवीएफ हूँ, पहनता भी आईवीएफ हूँ और हर चीज़ मेरा उसी से है। एक पैशन है कि मैं एक ऐसी कंपनी बनाऊं जो लोगों के लिए एक माइलस्टोन साबित हो कि हाँ यहाँ हम लोग जा सकते हैं, जहाँ कहीं कोई भी हमारे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होगा। वो सब चीज़ें जो है एक नॉर्मली एक डॉक्टर जो सोचता है वो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि लोग सोचें कि यहाँ बेहिचक जा सकते हैं और हमारा जो ट्रीटमेंट है वो सही तरीके से होगा, सही डॉक्टर के द्वारा होगा, जिसमें हमको रिजल्ट की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। आपने 35 साल पीछे आपने जब ये शुरू किया था, इस क्षेत्र में आपने कदम रखा, तो आज अगर कोई राजस्थान में बात करें, देश में कोई डॉक्टर मुर्डिया जैसा कोई वेंचर शुरू करना चाहता है, तो उसको आपकी क्या एडवाइस होगी? ईमानदारी से, ट्रांसपेरेंसी से और सेवा के लिए अगर आप काम करोगे तो आप आगे बढ़ सकते हो। पर अगर आपने दूसरे फैक्टर्स यूज़ करना शुरू कर दिए तो बहुत मुश्किल है आज की इस चीज़ को वापस। इस पूरी जर्नी की सबसे बड़ी सीख, एक बॉटम लाइन जो आपका जो आपके करियर को डिफाइन करती है, ऐसा कोई लेसन जो आपने सीखा? आप समाज के लिए और ईमानदारी से अगर आप काम करते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, ये मेरा कहना है। और मैंने शुरू से और सब डॉक्टर्स से भी, जितने मेरे पास डॉक्टर्स हैं या स्टाफ हैं, हम ये कल्चर कल्टीवेट करते हैं कि आप ट्रांसपेरेंट हो, ऐसा ही नहीं, सामने पेशेंट को भी लगना चाहिए कि आप ट्रांसपेरेंट हो, आप उसकी समस्या के प्रति गंभीर हो। ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये बहुत ज़रूरी है, जो हम लोग यहाँ अपने स्टाफ को या डॉक्टर्स को समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे नीचे तक कल्टीवेट हो जाती है। मैं एक सवाल के साथ में कंक्लूड करना चाहूँगा डॉक्टर साहब, थोड़ा आपकी फ्रेटर्निटी से जुड़ा सवाल है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से इंडिया में खास तौर पे, और एक वर्ल्ड वाइड फिनोमिना भी है, डॉक्टर्स पर जो अटैक्स हुए हैं, डॉक्टर्स पर जो हमले होने लगे हैं, डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी को जो थोड़ा सा डाउन करने की कोशिश की गई। मैं इंटरनेशनली भी एक सर्वे पढ़ रहा था ब्रिटेन में कि करीब 10 में से 6 डॉक्टर्स अगले 5 साल में नौकरी छोड़ देना चाहते हैं। इंडिया में कुछ तरह से काफ़ी डॉक्टर से बात होती है तो ऑफ रिकॉर्ड बोलते हैं कि इट्स नॉट नो मोर, इट्स अ गुड प्रोफेशन, और वो खुद भी नहीं चाहता कि मतलब इसको कंटिन्यू करें या फिर उनकी घर में से कोई अब आगे आए। तो क्या वाकई इतना ख़राब प्रोफेशन हो गया है डॉक्टरी का पेशा, या फिर किस तरह के चैलेंजेस हैं इसके सामने अभी? और ये जो डॉक्टर्स की अभी जो करंट सिनेरियो इंडिया में हुआ, खासतौर पे अटैक्स वाला ने, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल ये आप कह रहे हो वो बहुत सही है कि डॉक्टर्स जो हैं काफ़ी प्रेशर में रहते हैं। अभी आपने सुना होगा वो डॉक्टर
अर्चना शर्मा का केस हुआ जिसमें उन्होंने सुसाइड तक कर लिया था। तो आजकल जो है पेशेंट्स भी बहुत एग्रेसिव, पहले पेशेंट भगवान मानते थे डॉक्टर्स को कि डॉक्टर्स कर रहे हैं, पर आजकल पेशेंट्स जो हैं अगर उनके मुतल्लिक रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो वो एकाएक एग्रेसिव हो जाते हैं, और एग्रेसिव होते हैं तो फिर उनको संभालना भी बहुत मुश्किल होता है। तो डॉक्टर्स का अपने बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं है वो कि वो उनको मेडिकल लाइन में भेजें। आजकल काफ़ी डॉक्टर्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो दूसरा प्रोफेशन अपनाएं, और ये समाज के लिए बहुत ख़तरनाक ऑल्सो है, ख़तरनाक भी है क्योंकि आगे हो सकता है कि आपको अच्छे डॉक्टर नहीं मिले, इस फील्ड में अच्छे डॉक्टर नहीं मिले, क्योंकि हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, समाज डॉक्टरों को प्रेशर में लाके, क्योंकि उसको पता नहीं कि अगर ऑपरेशन कर रहा हूँ मैं तो कब किसी पेशेंट की अगर डेथ हो जाए तो मेरे पे मर्डर का चार्ज लग जाएगा। ये बहुत बड़ी खतरनाक बात है जो राजस्थान में भी जो हुआ। राजस्थान में हुआ है। आप मर्डर का चार्ज लगाओगे तो डॉक्टर काम कैसे करेगा, क्योंकि उसको पता नहीं कि इस पेशेंट का अगर ऑपरेशन मैंने किया है तो इसका आउटकम क्या है, वो हमको नहीं पता है। पर हम हर वक्त ये कोशिश करते हैं कि उस मरीज के लिए हम बेस्ट क्या कर सकते हैं। ये समाज को समझना होगा कि डॉक्टर अपना सब कुछ बेस्ट कर सकता है, पर जान बचाना नहीं बचाना वो सब ऊपर वाले। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुर्डिया, आपने कीमती समय निकाला अमर उजाला के लिए। तो ये थे डॉक्टर मुर्डिया जिन्होंने मेल फीमेल इनफर्टिलिटी से लेकर के IVF और डॉक्टर्स की स्थिति पर खुलकर बात की। एक और शख्सियत के साथ में जल्द हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिए अमर उजाला.com। नमस्कार।